हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, स्वागत करती हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जो आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज, जैसे सीबीएसई बोर्ड्स हैं या स्टेट बोर्ड्स हैं, यूपी, एमपी, बिहार बोर्ड। इसके अलावा ओलंपियाड्स, एनटीएसई, सीयूईटी और स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए ये सभी कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है जिसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर आप उठाएं। ऑलराइट, अब आपको अगर ई नोट्स और ई बुक्स भी चाहिए तो उसके भी जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप ज़रूर से ज़रूर उन्हें चेक कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। ओके, अब इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम पढ़ते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, और ये है आपकी बी हाई की बुक का जो चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, उस चैप्टर का जो फर्स्ट पोर्शन है जिसका नाम है संतोष यादव। संतोश यादव, इस पोर्शन के आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहले क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जैसे हमेशा से हमारी ड्रिल रहती है। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाम ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको ये जो चैप्टर है वो समझने में तो हेल्प करते ही करते हैं। वेल, एक्सप्लेनेशन में, समरी में, उसमें तो आपने समझ ही लिया होगा अच्छे से इस चैप्टर को, लेकिन यहाँ पे जब क्वेश्चन के हिसाब से जब हम किसी चैप्टर को दोबारा से समझते हैं ना, तो वो हमें एक नए ढंग से और बेहतर तरीके से समझ में आता है। राइट, तो यही हमको करना है, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं। तो अब मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी और अच्छे से समझते चलिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज संतोष यादव नॉट कंटेंट विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, वॉट पाथ डिड शी चूज एंड वाई। तो कंटेंट का मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है, सेटिस्फाइड। ठीक है, कंटेंट, या आपको इसमें वर्ड दिया गया है कंटेंटमेंट। तो संतोष का मतलब क्या होता है, जो इनके नाम का अर्थ जो है वही होता है, संतोष का अर्थ ही होता है कंटेंटमेंट, यानी संतुष्ट हो जाना, सेटिस्फाइड हो जाना। लेकिन ये अपने नाम के बिल्कुल विपरीत थी, किसी भी चीज़ से संतोष नहीं करती थी, उनको हर चीज़ में क्यूरियोसिटी रहती थी, हर चीज़ में उनको चीज़ें जानना होता था। उनको जो ट्रेडिशनल वे, यानी हमेशा से जो रीतें चली आई हैं, उस रीत को आंख मूंद कर नहीं मानना था, बल्कि उसके आगे बढ़ना था। उन्हें और भी चीज़ें समझनी थी कि ऐसा क्यों है, और उनकी अपनी एक विचारधारा थी और उन्हें उसी विचारधारा के अनुरूप आगे बढ़ना था। राइट, इसी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि वो क्यों सेटिस्फाइड नहीं थी, जैसी रीतें चली आई हैं जीवन में, या उनके समाज में, जिस समाज से, जिस क्षेत्र से वो आती है, उनके परिवार में शुरू से जो रीत चली आई है उससे सेटिस्फाइड क्यों नहीं है, और उन्होंने कौन सा चुनाव किया, व्हाट पाथ डिड शी चूज एंड वाई। उन्होंने कौन सा रास्ता चुना और क्यों, वो रास्ता उन्होंने क्यों चुना। आइए इसका रिटन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संतोष वॉज नॉट कंटेंट विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ बिकॉज शी वॉज अ बिट ऑफ अ रिबेल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। रिबेल का मतलब स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, इसका मतलब होता है बागी होना। बागी का मतलब यहाँ क्या है कि मतलब जो भी चीज़ें चली आ रही हैं, या जो भी आप अपने सामने होता हुआ देख रहे हैं, या जो भी एक चलन है समाज का, आपको बस उस पर विश्वास कर लेना, आंख बंद करके, बिना किसी सवाल या जवाब के आप बस उसको मान लेते हो, ये गलत है। संतोष यादव ऐसी बिल्कुल नहीं है। इनका अपना एक खुद का विचार था, इनकी खुद की एक धारणा थी, और उनमें खिलाफत करने की भी एक हिम्मत थी। तो ये जब हम खिलाफत कर देते हैं ना, तब हम बागी हो जाते हैं। ठीक है, किसी के अगेंस्ट जाना, किसी के ऑपोजिट, ठीक है, तो अगेंस्ट जाना ही हो जाता है बागी। ऑलराइट, तो वो जो है संतोष यादव जो हैं, वो काफ़ी बागी किस्म की रही हैं फ्रॉम शुरुआत से ही। एंड शी वांटेड टू चार्टर हर ओन कोर्स इन लाइफ rather than following the age old customs and traditions। अब यहाँ पर है she wanted to charter her own course of life। own course of life का मतलब यहाँ किसी सिलेबस की बात नहीं हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ बेसिकली बात ये हो रही है कि वो अपने हिसाब से अपने जीवन को एक दिशा देना चाहती थी। इसका यही मतलब है, अपने हिसाब से अपने जीवन को दिशा देना चाहती थी, अपने अनुरूप उस जीवन को जीना चाहती थी। उनका एक अपनी विचारधारा थी, उसके अनुसार ही उस जीवन को वो जीना चाहती थी। ठीक है, बजाय इसके कि जो सदियों पुराने, एज ओल्ड का मतलब है सदियों पुराना, तो एज ओल्ड कस्टम, सदियों पुराने जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो प्रथाएं हैं, उन्हें मानने के बजाय
अपने अनुसार वो अपने जीवन को जीना चाहती थी और यही उनके विचार थे और इसीलिए वो एक बागी किस्म की थी और शुरुआत से ही वो ऐसी थी। She chose the path of excellence through education, rational thinking and hard work and achieved unparalleled success as a woman mountaineer. Excellence का मतलब students होता है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट यानी एक्सेलेंट, एकदम अच्छा बढ़िया का सबसे हाईएस्ट डिग्री जो होता है ना, सबसे ऊपर वाला, उसे कहते हैं एक्सेलेंट। तो उन्होंने जो रास्ता चुना वो उन्होंने चूज़ करा था कि उन्हें पढ़ाई लिखाई एकदम उत्कृष्ट उन्होंने चुनाव किया। और वो क्या था कि सबसे पहले तो उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। उनकी जो सोच थी, जो सोचने समझने की जो क्षमता थी वो काफ़ी लॉजिकल थी, रैशनल थी। और उन्होंने हार्ड वर्क का एक रास्ता अपनाया, यानी मेहनत करने का, मेहनती रास्ता उन्होंने एक अपनाया था। और इसीलिए उन्होंने एक अनपैरेलल्ड सक्सेस, अनपैरेलल्ड का मतलब होता है कि एक ऐसी सक्सेस जो किसी के साथ उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती हो, यानी एक ऐसा उन्होंने मार्ग चुना जिसमें उन्हें ऐसी सफलता मिली कि उस सफलता का कहीं कोई मैच ही नहीं है, एकदम असमान सक्सेस है वो, क्योंकि उन्होंने जो अचीव किया वो दुनिया में किसी और ने नहीं किया। एकमात्र ऐसी महिला माउंटेनियर जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह किया है। एज अ वुमन माउंटेनियर, यहाँ बेसिकली फ़ीमेल्स की ही बात हो रही है, तो एज अ फीमेल माउंटेनियर एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह किया। तो ये किस तरीके का एक तरीके ऐसी सक्सेस है, ऐसी सफलता है जिसका क्या कहीं कोई मैच है? बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। When did Santosh leave home for Delhi and why? And when Santosh turned 16, why did she consider it to be the right moment to fight the system? अब देखिए दोनों ही क्वेश्चंस हैं, ये देखा जाए तो कितने अलग तरीके से आपसे पूछे गए हैं, लेकिन बेसिकली एक ही सवाल है, फिर भी एकदम अलग तरीके से पूछा गया है लेकिन सवाल सेम ही है। पहला सवाल क्या पूछा जा रहा है कि कब उन्होंने दिल्ली के लिए घर छोड़ दिया और क्यों, मतलब दिल्ली जब चली गई थी तो क्यों घर छोड़ दिया था उन्होंने और कब। और फिर दूसरा सवाल है कि जब वो 16 साल की हुई थी तब क्यों उन्होंने ये सोचा कि यही सही समय है। जैसे ही 16 साल की हो गई उन्हें क्यों लगा कि यही वो सही समय है जब उन्हें सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहिए। उसके पहले क्या कोई सही समय नहीं आया था जब उन्हें सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहिए था? क्या ऐसा कुछ था? तो यही वो यहाँ पर बात करना चाह रही हैं, बेसिकली यही कहना चाह रही हैं कि वो सही समय कैसे आया। ये दोनों सवाल देखा जाए तो एकदम अलग है लेकिन एकदम सेम है। इनका आंसर यही होगा कि जैसे ही वो 16 साल की हुई तब उन पर समाज का और परिवार का शादी का दबाव आने लगा था। तब उन्होंने सोच लिया कि यही वो समय है कि अब मुझे अपने लिए एक स्टेप उठाना पड़ेगा, वरना मेरी भी ज़बरदस्ती शादी करवा देंगे। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो कहाँ गई? वो गई दिल्ली और वहाँ पर उन्होंने एक स्कूल में अपना दाखिला करवा लिया। और उनका प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ था। उन्होंने अपनी फ़ीस के लिए भी इंतज़ाम कर रखा था, जो कि था कि वो पार्ट टाइम जॉब करेंगी और अपने जो भी खर्चे हैं वो पूरे खर्चे उठाएंगी उसी जॉब से। तो दोनों में ये सेम ही है, दोनों ही क्वेश्चंस का जो आंसर है वो यही बनता है क्योंकि सेम ही चीज़ पूछी गई है। तो देखिए इसका रिटन एक्सप्लेनेशन क्या बन रहा है। Santosh left home for Delhi when she turned 16 because her parents had begun to pressurize her to get married in keeping with tradition। यानी in keeping with tradition का मतलब क्या है कि प्रथाओं को बनाए रखने के लिए उनके माँ बाप उन पर प्रेशर लगाने लगे थे, प्रेशर बढ़ाने लगे थे कि एक शादी करनी है, अब समय होने लगा है, इस उम्र तक शादियाँ हो जाया करती हैं लड़कियों की हमारे यहाँ पर, तो अब तुम्हारी भी शादी हमें करनी ही है। उस समय शी डिसाइडेड दैट इट वाज द राइट मोमेंट, ये सही समय है बागी बनने का। मतलब उसके पहले लड़ झगड़ लेती तो क्या ही कर पाती, तब वो ना तो इतनी समझदार थी, ना इतनी मैच्योर थी, ना ऐसी कोई सिचुएशन आई थी कि जिसकी वजह से वो बागी हो, ना वो इतनी समझदार थी कि अपने लिए कहीं पर जाके और इस तरीके का कुछ इंतज़ाम कर लें कि नौकरी कर लें। इतने छोटे बच्चे को नौकरी कोई मिलेगी भी कैसे, और वो फिर खर्चा भी उठा ले दिल्ली जैसे शहर में। ये वो एक मौका आया और मजबूरी भी आई जहाँ पर कहीं ना कहीं इन्हें समझ में आ गया मुझे अब ये कदम उठाना ही पड़ेगा। वो रिबेल हुई एंड शी क्वाइटली got herself enrolled in a school in Delhi to continue her studies।
चुपचाप से उन्होंने अपना एडमिशन करा लिया दिल्ली के एक स्कूल में, वहाँ चली गई ताकि उनकी जो पढ़ाई है वो जारी रहे और वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। तो ये था उनका तरीका सिस्टम से लड़ने का और क्यों उन्होंने दिल्ली के लिए अपना घर छोड़ा। आई होप स्टूडेंट्स ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और ये है व्हाई डिड संतोष पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली, व्हाट मेंटल क्वालिटीज ऑफ संतोष आर ब्रॉट टू लाइट बाय दिस इंसिडेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए इसका टाइटल ही ऑल्दो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन उसमें भी अगर मैं इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ तो आप ये मान लीजिए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। स्टार भी बना देती हूँ ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए। ये क्वेश्चंस अक्सर आता है और कई बार तो एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर देखते हैं। संतोष पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली बिकॉज शी टोल्ड देम दैट शी प्लान्ड टू वर्क पार्ट टाइम इन ऑर्डर टू पे हर फीस। यानी बताया संतोष ने यहाँ क्या बताया, पहले तो माँ बाप ने मना कर दिया था हम फ़ीस नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर फ़ीस नहीं देंगे तो स्कूल वाले तो पढ़ने नहीं देंगे ना, फिर आगे कंटिन्यू नहीं करने देंगे स्टडीज़, तो ये फिर वापस इसको आना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं बचेगा। लेकिन इसका आंसर संतोष यादव ने ये दिया कि मैंने अपने लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रखी है, तो मैं अपने खर्चे उठा लूँगी, आप चिंता मत करिए। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने अच्छे से आराम से अपने पेरेंट्स को ये सूचना दी। जब पेरेंट्स को ये पता चला तो उन्होंने फिर मान ही लिया कि चलो इसने सब कुछ फुल प्रूफ प्लान बना रखा और उसको पढ़ना है ही है, तो वो मान गए कि चलो ठीक है। सो दे रियलाइज दैट देयर डॉटर वॉज इंडिपेंडेंट। यहाँ पर संतोष यादव के पेरेंट्स को भी एहसास हुआ कि उनकी जो बेटी है ना वो किसी भी प्रथा के अंडर मतलब किसी भी प्रेशर में आने वालों में से नहीं है, वो एक आज़ाद ख्याल वाली लड़की है एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड फर्म सेल्फ बिलीफ। यानी स्ट्रॉन्ग विल पावर मतलब ये वही है आयरन विल या इच्छा शक्ति जो होती है, या लो शक्ति भी, लो इच्छा शक्ति जिसे हम कहते हैं। विल पावर मतलब इच्छा शक्ति और स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है उनकी, कोई कमज़ोर सी नहीं, काफ़ी मजबूत इच्छा शक्ति है। और फर्म सेल्फ बिलीव मतलब उन्हें वो एक आत्मविश्वासी भी हैं और बहुत ही आराम से आत्मविश्वासी है, मतलब उनको उसके लिए कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, नेचुरल वे में नेचुरली ही वो एक कॉन्फिडेंट लड़की है। एंड शी कुड टेक हर डिसीजंस एंड स्टैंड बाय देम। वो अपने फैसले खुद ले सकती है और उन फैसलों, स्टैंड बाय देम का मतलब ये होता है कि जो फैसले उन्हें लिए हैं उन फैसलों के साथ खड़ी रह सकती है कि हाँ मैंने अगर ये फैसला लिया है तो मैं अब इनकी जिम्मेदारी भी लूँगी। तो फैसले लेने का अधिकार की भी समझ रखती हैं, हिम्मत रखती हैं और उन फैसलों को निभाने का भी पूरा दमखम रखती हैं, ठीक है। तो हमें ये यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इनकी मेंटल क्वालिटीज़ क्या है, संतोष यादव की मेंटल क्वालिटीज़ क्या हैं और पेरेंट्स अग्री क्यों कर गए। वो ये पूरे से ही समझ में आ रहा है कि क्यों अग्री कर गए, कि उन्हें पता चल गया था कि उनकी बेटी कैसी है, कितनी समझदार है, कितनी मैच्योर है और वो फुल प्रूफ प्लान उसने बना रखा है, तो बिल्कुल अब तो फीस तो देनी ही पड़ेगी, तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स। अब उनकी माउंटेन्स क्लाइंब करने का जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने कौन सा माउंटेन पे चढ़ाई की थी, अरावली माउंटेन्स पे, क्योंकि उन्हें उनके हॉस्टल के कमरे से खिड़की से वही पहाड़ नज़र आते थे और वहाँ वो किसे देखती थी, विलेजर्स को देखती थी कि कोई चढ़ रहा है और फिर अचानक से वो गायब हो रहा है, तो उससे उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ी। तो उसी के आधार पे ये समझ में आता है कि इनकी यहाँ से जो माउंटेनियरिंग की जो एक जर्नी है वो शुरू हुई। तो देखिए इसका रिटन एक्सप्लेनेशन है कि संतोष यादव began to climb mountains when she met some mountaineers in the Aravali hills who not only let her join them but also motivated her for mountain climbing. She had gone to the Aravalis after she had seen villages from her room at the Kasturba hostel in Maharani College Jaipur क्रॉस द हिल्स एंड डिसअपियर बियॉन्ड। इसका यही मतलब है कि जब संतोष यादव ने पहली बार अरावली हिल्स ही चढ़े थे, क्योंकि उन्हें उनके हॉस्टल के कमरे से, महारानी कॉलेज का जो हॉस्टल था कस्तूरबा, उसमें से उन्हें अरावली हिल्स दिखाई देते थे कि कुछ लोग चढ़ रहे हैं, कुछ विलेजर्स हैं जो पहाड़ चढ़ रहे हैं, और उन विलेजर्स ने ही, उन्हीं लोगों ने जो माउंटेनियर्स थे, उन्होंने उसे अपना ग्रुप ज्वाइन करने की भी इजाज़त दे दी कि हाँ बिल्कुल आप हमारे साथ पहाड़ पर बिल्कुल आ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसे
प्रोत्साहित भी किया। मोटिवेट का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, तो प्रोत्साहित भी किया कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको माउंटेन क्लाइंबिंग सीखनी चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि आप इसमें अच्छी हैं। डेफिनेटली उन लोगों ने जो माउंटेन क्लाइंब करते हैं उन्हें बिल्कुल इस चीज़ का एहसास हो गया होगा कि पहली बार ये अरावली चढ़ने के लिए आई है और वो अच्छे से उन्होंने बिल्कुल वो जो चढ़ाई है वो ढंग से ही करी होगी, तो उन्हें उनमें प्रतिभा बिल्कुल नज़र आई होगी। इसीलिए उन्होंने उन्हें सजेस्ट भी किया, मोटिवेट किया कि आपको बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और इसी तरीके से उनका ये जो सफ़र है वो शुरू हो गया। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये है व्हाट डिड संतोष डू आफ्टर बीइंग मोटिवेटेड बाय द माउंटेनियर्स टू टेक टू क्लाइंबिंग। यानी संतोष ने जब उन्हें मोटिवेट किया गया उसके बाद उन्होंने व्हाट डिड संतोष डू आफ्टर बीइंग मोटिवेटेड बाय द माउंटेनियर्स टू टेक टू क्लाइंबिंग, मतलब जब उन्होंने, जो माउंटेनियर्स हैं उन्होंने संतोष यादव को मोटिवेट कर दिया था, प्रोत्साहित कर दिया था। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको मोटिवेट कर देगा और फिर आप बस सोच ही लोगे कि अब मुझे तो यही करना है। बेसिकली उन्होंने जब मोटिवेट किया तब संतोष यादव को अपने आप से भी ये एहसास हुआ कि हाँ उन्हें क्लाइंबिंग पसंद है। अब उन्हें क्लाइंबिंग के बारे में भी कुछ चीज़ें पता चली कि इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग कैसे कहाँ क्या होती है, तो उन्होंने क्लाइंबिंग को बहुत ही सीरियसली लिया। उन्होंने उसे बिल्कुल भी एज अ जोक नहीं लिया, सीरियसली लिया कि हाँ मुझे ये करना चाहिए और मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्लाइंबिंग को बहुत ही सीरियसली लिया और इसीलिए उन्होंने अपना एनरोलमेंट भी करवा लिया था। कहाँ पर? उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। आइए देख लेते हैं इसका रिटन एक्सप्लेनेशन कि संतोष saved money and enrolled herself in a course at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering, and after completion of her semester in college headed straight for the institute to be able to reach for her training in time। अब यहाँ ये हुआ, इन्होंने क्लाइंबिंग को बहुत सीरियसली लिया, इसीलिए उत्तरकाशी के इंस्टीट्यूट में उन्होंने अपना एडमिशन, अपना दाखिला करवा लिया था। अब यहाँ पर उन्हें सीधा अपने कॉलेज, महारानी कॉलेज से जाना था, क्योंकि इनका एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे 19 मई को, जो कि डिले होते होते 19 मई तक हो गए, वरना अप्रैल में ख़त्म हो जाते। 19 मई को ख़त्म हुए और वहाँ से सीधा वो अपने घर के बजाय उत्तरकाशी चली गई, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी 21 मई से और उनके पास इतना मार्जिन ही नहीं था कि वो अपने घर पर जा सके। तो वो इतनी ज़्यादा जुझारू हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड भी थी और मोटिवेटेड भी थी और इतनी ज़्यादा डिटरमिन्ड भी थी अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए कि अपने घर नहीं गई। और एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही जब किसी भी बच्चे को रेस्ट करना होता है, जैसे ही रेस्ट भी करना होता है और थोड़ा सा मेंटल, कितना ज़्यादा एग्ज़ाम्स में हम कितना थक जाते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, राइट। तो वहाँ से फिर आराम करना होता है, वो आराम कुछ नहीं किया, सीधे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहुंच गए और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से पूरी तरीके से सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स क्लियर हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है व्हाई डिड संतोष राइट अ लेटर ऑफ अपॉलजी टू हर फादर। यानी यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि संतोष को अपने पिता को अपोलोजाइज़ करना पड़ा, यानी माफ़ी मांगनी पड़ी। और कैसे माफ़ी मांगी थी उन्होंने? एक लेटर लिखकर। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल भी है, बहुत इजी है। इसीलिए मांगी थी माफ़ी क्योंकि उन्होंने जब अपना एनरोलमेंट करवाया था इस इंस्टीट्यूट में तो अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था, इन्फॉर्म नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इन्फॉर्म कर देंगी तो उनके पेरेंट्स कभी भी, स्पेशली उनके पिता, उन्हें कभी भी इस कोर्स में एडमिशन, इस ट्रेनिंग के लिए नहीं जाने देंगे, मना कर देंगे, क्योंकि एक तो जोखिम भरा काम भी था और एक वो अलाउ भी नहीं करते कि ये काम तुम्हें नहीं करना है। तो इसलिए बिना बताए हुए एक तो एडमिशन ले लिया था। अब उनका प्लान ये था कि एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद जब वो जाएंगी उत्तरकाशी, अपने घर जाएंगी और फिर वहाँ से उत्तरकाशी जाएंगी, तो अपने घर जब जाएंगी तब वहाँ पर अच्छे से सबको बता देंगी, एक्सप्लेन कर देंगी। इन्होंने उसी तरीके से सोचा था कि जैसे दिल्ली में गई थी और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, वैसे ही मैं अभी एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन यहाँ इनका प्लान थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वो घर जा ही नहीं पाई एग्ज़ाम्स डिले हो जाने की वजह से, इसलिए उन्हें लेटर के थ्रू सूचित करना पड़ा। और इसीलिए उनके पेरेंट्स से वो, और पिता से ख़ास तौर पे, वो क्षमा मांग रही हैं कि आई एम सो सॉरी, ऐसा हुआ, मैं आपको बता नहीं पाई और ऐसी ऐसी सिचुएशन है, इसीलिए उन्होंने ये लेटर लिखा। इसका रिटन एक्सप्लेनेशन है, संतोष हैड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन द उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग विदाउट सीकिंग हर फादर्स परमिशन। एडमिशन करा लिया अपने पिता की परमिशन के बिना। शी हैड थॉट ऑफ टॉकिंग टू हर फैमिली अबाउट दिस ड्यूरिंग हर हॉलीडेज़, मतलब जो छुट्टियों के दौरान बात करने की सोची थी। छुट्टियां वही हैं जो एग्ज़ाम्स के बाद आने वाली थी, लेकिन ये तो आई ही नहीं।
She had thought of talking to her family about this during her holidays. However, there was hardly any time between the end of the semester and her reporting date at the institute. Due to her inability to go home, she wrote a letter of apology to her father. यानी उन्होंने सोचा तो था कि छुट्टियों के दौरान वो बता देंगी, लेकिन चूंकि एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के दिन और ट्रेनिंग शुरू होने के बीच में फ़ासला ही नहीं रहा, सिर्फ 1.5 दिन का फ़ासला था, समय ही नहीं रहा, इसलिए वो डायरेक्ट उत्तरकाशी चली गई थी, तो अपने पिता को बता नहीं पाई, इसीलिए उन्हें एक लेटर लिखना पड़ा और उस लेटर के द्वारा उन्होंने अपने पिता को जो है ये समझाया। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये है एज अ क्लाइंबर व्हाट क्वालिटीज़ वाज संतोष यादव गिफ्टेड विथ। यानी क्लाइंबर होने के नाते, यानी पहाड़ चढ़ने जो पहाड़ चढ़ते हैं वही क्लाइंबर होते हैं, तो क्लाइंबर होने के नाते कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो संतोष यादव को गिफ्टेड है। गिफ्टेड का मतलब ये नहीं कि कोई आके उन्हें उनके बर्थडे पे गिफ्ट देकर चला गया था, यहाँ बेसिकली ये है कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो नेचुरली उनके अंदर थी, जिसकी वजह से माउंटेन क्लाइंब करना उनके लिए कंपैरेटिवली यानी बाकियों के मुकाबले सरल था या बेहतर था। ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी? तो वेल, एज अ क्लाइंबर संतोष वॉज गिफ्टेड विद एन आयरन विल, great physical endurance and amazing mental toughness. All these qualities coupled with her resistance to cold and altitude helped her prove her mettle in climbing mountains again and again. Metal मतलब अपना लोहा साबित करा उन्होंने। लोहा साबित करना ये एक तरीके का मुहावरा है, इंग्लिश में कहें तो फ्रेज़ या इडियम है, जिसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि उन्होंने अपने आप को साबित किया। ठीक है, अब यहाँ बेसिकली क्या बात बताई जा रही है कि वो एक तो आयरन विल यानी उनकी जो इच्छा शक्ति थी, लो शक्ति जो थी या लो इच्छा शक्ति जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी। उसके बाद उनकी जो फिज़िकल एंड्योरेंस थी यानी उनकी शारीरिक क्षमता जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी कि वो सर्दी को ऑक्सीजन लेवल कम भी हो जाए तो भी उसे सहन कर सकती थी। इसके अलावा उनकी मेंटल टफनेस, फिर से उनकी मानसिक स्थिति के बारे में बताया गया है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की वो थी, मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, आसानी से हार मान जाने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये वो नेचुरली इतनी स्ट्रॉन्ग थी, नेचुरली मतलब बाय बर्थ थी, सिंस बर्थ वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, तो ये वो नेचुरली मतलब नेचुरली उनमें ये सारी चीज़ें थी। तो ये उनके लिए जो गिफ्ट है वो एक तरीके से भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है कि इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर की वो लड़की हमेशा से रही। ऑल दीज क्वालिटीज़ कपल्ड विथ हर रेजिस्टेंस टू कोल्ड, कपल्ड विथ मतलब पेयर्ड विथ कह सकते हैं, या इन सभी खूबियों के साथ साथ उनमें क्या क्या था, रेजिस्टेंस था। ये सारी खूबियाँ तो उनमें थी ही थी, इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत हायर एल्टीट्यूड पे भी वो सरवाइव करना, वहाँ पर भी वो रह पाना सहन कर पाती थी। उन पर ज़्यादा असर नहीं होता था कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो वो झेल जाती थी, और अगर हायर एल्टीट्यूड पे जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है वहाँ पर भी उस ऐसे भी माहौल को और इस तरीके की भी एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर को वो झेल जाती थी। और इसी ने उनकी मदद करी कि वो अपना लोहा साबित कर पाई पहाड़ चढ़ने में, और एक बार नहीं बार बार उन्होंने ये अपना लोहा साबित किया, और माउंट एवरेस्ट को ही उन्होंने 2 बार फतेह किया। तो आप देख लीजिए ये कोई सरल या आसान चीज़ नहीं थी। तो स्टूडेंट्स यही है इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, और यहाँ है हमारा अगला क्वेश्चन विच इज़ व्हेन डिड संतोष गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्केल माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर तो बाकी पहाड़ चढ़ रही थी, कहीं पर ट्रेनिंग्स हो रहे थे, कहीं पे प्रैक्टिसेस हो रही थी, कहीं कुछ कहीं कुछ, लेकिन माउंट एवरेस्ट चढ़ने की अपॉर्चुनिटी कब आई? 2 बार उनके सामने वो अपॉर्चुनिटी आई थी, एक मई 1992 में, दूसरा अगले ही साल मई 1993 में। और 1993 में उन्होंने इंडो नेपालीज वेमेन ग्रुप के साथ ज्वाइन किया था, उन्होंने उन्हें इनवाइट किया था, इस ग्रुप ने संतोष यादव को इनवाइट किया था उन्हें ज्वाइन करने के लिए। दोनों ही बार जब वो गई तो वो जीत कर आई, शिखर फतेह कर आई। इसका एक्सप्लेनेशन है संतोष गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्केल माउंट एवरेस्ट इन 1992। देखिए स्केल का मतलब बेसिकली है कि वो पूरी तरीके से उसको कवर कर लेना। जो माउंट एवरेस्ट है शुरुआत से लेकर मतलब जब पहाड़ वो चढ़ने लगी और आखिर तक पहुंच जाना, बेसिकली पहाड़ पूरा चढ़ लेना, उसे ही कहते हैं माउंट एवरेस्ट स्केल करना। ठीक है,
सबसे पहले 1992 में की, जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड जॉइंड द उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। मतलब जब उन्होंने उत्तरकाशी का इंस्टीट्यूट जब ज्वाइन किया था ना, उसके 4 साल के भीतर भीतर उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का उन्हें मौका मिल गया था। तो ये 4 साल का समय बहुत ही कम समय होता है बेसिकली, कि अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेना, काबिल कर लेना कि आप वहाँ तक पहुँच जाओ पहली ही बार में। ये पहला ही मौका था जब उन्हें माउंट एवरेस्ट चढ़ना था, और वो भी ये मौका इतना जल्दी आया और उन्होंने वो उसमें ही सक्सेसफुल हो गई। तो इसका मतलब सबने ये देखा कि उनकी जो क्षमता है बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन है। उसके बाद शी वॉज हार्डली 20 years ऑफ एज एट दैट टाइम एंड शी बिकेम द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू स्केल द हाइएस्ट पीक। उस टाइम पे जो पहली बार जब ये चढ़ी, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया था कि वो यंगेस्ट वुमेन थी, सबसे यंगेस्ट महिला जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली थी और जो पीक पर पहुंच गई थी। तो शी वॉज द फर्स्ट वन टू अचीव दिस टारगेट, टू रीच दिस टारगेट। ऑलराइट, आई होप स्टूडेंट्स अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरी बार जो है, ये बेसिकली उनकी अपॉर्चुनिटी जो थी ना, ये पहली बार के लिए पूछा गया है। दूसरी बार के हुआ था अगले साल 93 में, वो भी मई में ही वो गई थी। इस बार वो गई थी इंडो नेपालीज वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, इस ग्रुप के साथ गई थी, और इस ग्रुप ने खुद ने इन्हें इनवाइट किया था, संतोष यादव को इनवाइट किया था। चलिए अब हमारे शुरू होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इन्हें ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये अक्सर आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ संतोष यादव, आई एम श्योर ये आपको अभी तक अच्छे से समझ में आ ही गया होगा और अपने अकॉर्डिंग अब आप बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको सिखा देती हूँ और थोड़ा समझा भी देती हूँ कि किस तरीके से लॉन्ग आंसर्स को आप फ्रेम करें ताकि वो एकदम अप्रोप्रिएट आंसर निकल कर आए। अप्रोप्रिएट कैसे? लॉन्ग आंसर्स में अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको बस आंसर को लॉन्ग करने के चक्कर में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बातें उसके अंदर और ऐड करते चलते हैं जिसकी एक्चुअल में कोई ज़रूरत होती नहीं है। इसलिए हमें जितना भी लिखना है ना, वो मीनिंगफुली होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसमें कुछ भी इधर उधर की इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें, इधर उधर की कोई भी बात लिख दें ताकि बस हमारा आंसर लेंदी हो जाए। हमें इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा पूरा आंसर जो है क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। हाँ, आप एग्जाम्पल्स बिल्कुल डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और वो एग्जाम्पल बिल्कुल हो सकता है कि टेक्स्ट जो है उसके बाहर का हो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के बाहर का नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है कि टेक्स्ट के बाहर का, यानी आपके जो चैप्टर के बाहर का अपना कोई उदाहरण अगर आप देना चाहते हैं तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जिस मुद्दे की बात हो रही है उस मुद्दे से अलग हटकर आपको कोई उदाहरण नहीं देना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं कि इसका जो आंसर है वो किस तरीके से फ्रेम होगा। Santosh Yadav was born in a traditional family. She was born in the small village of Joniawaz in Haryana. The girl was given the name Santosh, which means contentment. But Santosh was not always content with her place in a traditional way of life, and she began living in living life on her own terms from the start. Wherever other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. Santosh did not yield to the traditions. In opposition to her family, she enrolled herself in a school in Delhi. अब देखिए यहाँ, since it is a long answer type question, ये एक लेंदी आंसर है, तो इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि संतोष यादव का जो भी चरित्र है, उनका जो व्यवहार है, एटीट्यूड है, वो बना कैसे। जो उनका एटीट्यूड है वो तो आपको बताना है ही है, इसके साथ साथ ये भी समझाना है कि वो किस तरीके से बना और वो किस बैकग्राउंड से थी। अब देखिए, वो जिस तरीके के बैकग्राउंड से थी, वहाँ पर उस क्षेत्र में, उस परिवार में लड़कियों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम और इंडिपेंडेंस नहीं दी जाती है। उन पर बहुत सारे नियम कायदे लागू होते हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर, कपड़े पहनने को लेकर और शादी ब्याह को लेकर भी। यानी आप किसी भी चीज़ की बात करें, बहुत सारे नियम कायदे, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो लड़कियों के ऊपर लागू हैं, लेकिन वो इससे बिल्कुल भी
डगमगाई नहीं, मतलब उनको जो करना था बहुत क्लियर था उनके दिमाग में कि उन्हें क्या करना है। अब आप देखिए यहाँ पर ड्रेसेस की लेकर एक बात हुई है, ट्रेडिशनल आउटफिट्स की लेकर बात हुई है, लेकिन जो संतोष यादव है क्या प्रेफर करती थी, शॉर्ट्स पहनना प्रेफर करती थी। शादी जल्दी कराने का एक दबाव रहता था, लेकिन जैसे ही वो 16 ईयर्स की हुई और उन पर शादी का दबाव पड़ने लगा, उन्होंने क्या डिसीजन लिया, वो चली गई दिल्ली के एक स्कूल में और वहाँ उन्होंने अपना एनरोलमेंट करवा लिया, एडमिशन ले लिया। तो ये डिसीजन लेने की क्षमता जो थी उनमें शुरू से ही थी, बजाय इसके कि कितने भी दबाव में वो आकर कोई कदम उठा लें, इसके बजाय उन्होंने ये निर्णय लिया कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। यानी वो किसी से भी किसी भी इस तरीके की जो उन पर प्रेशर पड़ रहा था या जो माहौल में वो रह रही थी, उससे वो बिल्कुल भी डगमगाई नहीं अपने लक्ष्य से। तो यहाँ इसका मतलब यही है कि हालांकि उनके नाम का मतलब होता है कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब हिंदी में बेसिकली संतोष ही होता है, यानी सेटिस्फाइड होना, चीज़ों से संतुष्ट होना। लेकिन ये अपने नाम के एकदम उलट थी, यानी ये जल्दी से सेटिस्फाइड नहीं होती थी, किसी भी चीज़ से जल्दी से उन्हें संतुष्टि नहीं होती थी। उन्हें हर चीज़ का एक तो उत्तर चाहिए होता था कि अगर लड़कियों को ऐसा करना है तो लड़कों को क्यों नहीं करना है, हमारे ऊपर ये सिर्फ ड्रेसेस हमारे ही लिए क्यों इस तरीके से है कि ये पहनो और वो ना पहनो, या इतना जल्दी शादी हो जाना चाहिए। ये सब नियम कायदे रूल्स रेगुलेशन सिर्फ हमारे ऊपर ही क्यों लागू होते हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर रोक टोक क्यों है। तो ये सारे क्वेश्चंस इनके दिमाग में रहते थे। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees, and this shows that she was a determined child. देखिए फिर से आपका ये वर्ड आ गया determined। तो यानी इन्हीं चीज़ों से ये जो फैसले ले रही है ना, भले ही उनके पेरेंट्स ने जो फ़ी पे करनी है उसके लिए मना कर दिया, लेकिन यहाँ पर संतोष यादव ने क्या डिसीजन लिया था कि कोई दिक्कत नहीं है, आप फ़ीस अगर नहीं पे करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपने स्कूल का और बाकी पूरा खर्चा निकाल लूँगी, कोई चिंता का विषय है ही नहीं। तो यहाँ पर इनके पेरेंट्स को थकना हारना पड़ा और घुटने टेकने पड़े संतोष यादव के डिसीजन के आगे, और वो तैयार हो गए कि ठीक है भाई, तुम पढ़ लो, तुम्हारी फ़ीस हम पे कर लेंगे और तुम अपनी जो पढ़ाई लिखाई है पूरी करो। तो इससे पता चलता है वो कितनी डिटरमेंट थी। She developed a love for mountaineering. She saved money and enrolled herself in a course of mountaineering, and she scaled Mount Everest twice. This is the achievement of her heroic character. यहाँ heroic का मतलब क्या होता है, वैसे हीरो का मतलब तो आप हम सब जानते ही हैं कि बेसिकली क्या मीनिंग समझते हैं हम हीरो का, कि जो मूवीज़ में या फिल्म्स में जो मेन एक्टर जो होता है ना, तो वो उस हीरो होता है। लेकिन बेसिकली हीरो वो व्यक्ति होता है जो, और ये सिर्फ देखा जाए तो हीरो जो है, वैसे तो हीरो हीरोइन ये अलग अलग नाम हो गए हैं, लेकिन बेसिकली जो हीरो का मतलब होता है ना, वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ही हिम्मत वाला हो, जो बहुत ही ब्रेव हो, कुछ ऐसा काम करे जो बहुत उस पर सबको प्राउड हो, गर्व हो। ठीक है, तो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो यही इनके चरित्र को बताता है कि वो कितनी डिटरमेंट थी, कितनी स्ट्रांग थी, उनकी विल पावर कितनी स्ट्रांग थी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स थी उनमें। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा इस चैप्टर से रिलेटेड सभी वीडियोस देखे तो उसमें मैंने कई बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इनफैक्ट पॉइंट्स में भी बताया है कि इनके कैरेक्टर को लेके कौन कौन सी वो चीज़ें हैं और कौन कौन से वो की वर्ड्स हैं जो इनके कैरेक्टर को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं। ये तो एक तरीका है इस आंसर को लिखने का। दूसरा तरीका यही है कि आपको जो क्वालिटीज़ मैंने बताई थी, जो पॉइंट्स बताए थे, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि वो डिटरमेंट हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स उनके अंदर है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है, ये सब ऐसे करके 6 से 7 मैंने आपको वो क्वालिटीज़ बताई थी जो संतोष यादव के कैरेक्टर को डिफ़ाइन करती हैं। रिमेंबर, अगर नहीं ध्यान है तो आप मेरा वीडियो देखिए, ये चैप्टर से रिलेटेड इनके जो समरी है और जो एक्सप्लेनेशन है उसमें मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पूरा समझाया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्किल्स वो लिखिए और वो स्किल उनमें क्यों है वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे डिटरमेंट है तो डिटरमेंट के बारे में आप क्यों लिख सकते हैं कि उन्होंने इतना फैमिली और समाज का दबाव होने के बावजूद उन्होंने डिसीजंस ले लिए थे कि वो ऐसा करना चाहती है, तो इसका मतलब वो डिटरमेंट है अपनी एजुकेशन पूरी करने में कि मुझे अपनी एजुकेशन पूरी करनी है। डिसीजन मेकिंग स्किल कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया था कि वो उन्होंने अपना एनरोलमेंट करा लिया। पहले तो जब 16 साल की थी तब दिल्ली के एक स्कूल में करवा लिया था, और उसके बाद माउंटेनियरिंग के लिए भी उन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जिसका नाम है उत्तरकाशी का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उसमें अपना दाखिला करवा लिया था। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हर क्वालिटी को लिखते जाइए और हर क्वालिटी को डिस्क्राइब करते जाइए कि किस तरीके से
वो क्वालिटी संतोष यादव में है, उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके कारण हमें पता चलता है वो क्वालिटी उनमें है, ठीक है। कंसर्न्ड, ये भी एक क्वालिटी उनमें है कि कंसर्न्ड किस्म की भी वो रही हमेशा। कैसे रही? क्योंकि उन्होंने अपने फेलो टीम मेंबर्स जो हैं, फेलो क्लाइंबर्स हैं उनकी बहुत मदद की, है ना। तो ये हम इस तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, दोनों ही तरीके एकदम बढ़िया है। उसके अलावा सबसे पहले आप हमेशा बैकग्राउंड ज़रूर बता सकते हैं। जैसे अगर वो पॉइंट्स वाला तरीका जो मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर आप वो भी लिखना चाहते हैं तो वो लिखने से पहले भी ये पैराग्राफ ज़रूर से ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये एक बैकग्राउंड है कि वो किस तरीके के बैकग्राउंड से आती हैं, किस जगह से आती हैं, किस तरीके का क्षेत्र है, तो उनकी जो सिचुएशंस रही वो किस तरीके की रही, लेकिन वो उन सिचुएशंस के अधीन ना होके उनसे ऊपर उठी, उनके आगे बढ़ी, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ डिड संतोष कार्व हर ओन डेस्टिनी? कार्व का मतलब होता है गढ़ना, ठीक है। कार्व का मतलब क्या होता है? गढ़ना। अब गढ़ना का मतलब ये नहीं है कि गाड़ देना, ठीक है, कि मिट्टी खोदी और फिर उसमें गाड़ दिया, नॉट दैट। गढ़ना बेसिकली का मतलब ये होता है कि किसी, जैसे कोई आप अगर नक्काशी कर रहे हैं या किसी पत्थर पे मान लो आपने कोई डिज़ाइन बनाई है और फिर उसको आप अच्छे से छेनी हथौड़े से अगर पीट पीट के एक अच्छी सी डिज़ाइन के अंदर उसे तराश रहे हैं, तो उसी को ही कहते हैं क्या? कार्विंग करना। उसी तरीके से यहाँ पर संतोष यादव की डेस्टिनी को लेकर बात हो रही है कि अपनी डेस्टिनी उन्होंने खुद कैसे गढ़ी या अपनी डेस्टिनी उन्होंने खुद कैसे बनाई। डेस्टिनी, अपनी किस्मत, अपनी तकदीर। तो आप मुझे बताइए कि ये किसी भी इंसान के बस की बात है कि वो अपनी तकदीर खुद बना ले? हमें हमेशा यही बताया गया है ना कि किस्मत की बात है और किस्मत का हमारे हाथों में नहीं है, कि जो भगवान ने लिख दिया वही होता है। अब ऐसा होता है या नहीं होता वो तो मुझे नहीं पता स्टूडेंट्स, लेकिन मैं एक चीज़ और ज़रूर कहूँगी कि जो हमारा काम होता है ना वो सर्वोपरि होता है। यानी हमारा जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए हमें जो भी चाहिए उसे पाने के लिए हम जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसमें कभी कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी मेहनत पूरी तरीके से करनी चाहिए, राइट। तो अगर आप उसमें कमी नहीं छोड़ेंगे ना और अपनी मेहनत पूरी तरीके से करेंगे, तो अगर किस्मत पता नहीं पहले से लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, लेकिन आपको अपनी मेहनत के अनुसार फल ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सारे काम आराम से हो जाएंगे। हो सकता है बहुत सारी मुसीबतें आएँ, प्रॉब्लम्स आएँ, वही को तो आपको फेस करना है। वो प्रॉब्लम्स ही तो आपका एक तरीके से टेस्ट है, एग्ज़ाम है कि आप जो चीज़ चाहते हैं उसको पाने के लायक हैं भी कि नहीं। तो इसीलिए आपके एग्ज़ाम, जैसे क्लास के भी तो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, वो एग्ज़ाम क्यों होते हैं? आपके 9th के एग्ज़ाम्स होंगे तो क्यों होते हैं? उन एग्ज़ाम्स के रिजल्ट से तो पता चलता है कि आप 9th से 10th में जाने लायक हैं या नहीं है। तो हर पड़ाव पे एग्ज़ाम्स होने ज़रूरी होते हैं और लाइफ में एग्ज़ाम्स होते हैं प्रॉब्लम्स के थ्रू, स्ट्रगल्स के थ्रू, राइट। तो ये तो होना ही होना। आप कितने मेंटली स्ट्रांग हैं, कितना स्ट्रेंथ है आप में कि आप उन प्रॉब्लम्स को झेल सकते हो, सामना कर सकते हो, उन्हें सॉल्व कर सकते हो, सोल्यूशन दे सकते हो, राइट। तो यही चीज़ आपको देखनी है, समझनी है और फिर अपनी प्रॉब्लम्स को लड़कर फेस करके फिर उनसे आगे बढ़ना है, और तभी आप अपने मुकाम पर पहुंच पाएंगे और अपनी डेस्टिनी को खुद कार्व कर पाएंगे, जैसे संतोष यादव ने की है। तो पहला तो ये है क्वेश्चन। दूसरा है, इफ़ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। सेड संतोष यादव, हाउ डज हर लाइफ जस्टिफाई हर वर्ड्स। ये जो दूसरा है, देखिए कोट्स हैं, तो यानी ये जो लाइन है, दोनों लाइंस किसने बोली हैं? संतोष यादव ने, खुद ने ये बात कही है, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन अगर आप यूँ देखें तो एकदम अलग है ना, वर्ड्स अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम ही निकल कर आता है। और बेसिकली क्या है कि संतोष यादव जो हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग हेडेड रही हैं कि उन्होंने खुद अपनी तकदीर की रचयिता हैं वो, और खुद उन्होंने इस तरीके के काम करे कि जिसकी वजह से आज वो जिस मुकाम पर पहुंची, उस मुकाम पर वो हैं अपने डिसीजंस की वजह से, अपने मेहनत की वजह से, हार्ड वर्क के कारण। तो इन्होंने क्या कहा इसमें कि मैं अगर सही रास्ता चुन रही हूँ और अगर मैं रैशनल हूँ, रैशनल का मतलब क्या होता है? लॉजिकल या मीनिंगफुल, ठीक है। तो अगर मैं एक सही रास्ता चुन रही हूँ जिसका कोई अर्थ है, तो मेरे आसपास के लोगों को बदलना पड़ेगा, मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है। इस सोच के साथ जब वो आगे बढ़ी और उन्होंने मेहनत की,
तब जाके वो अपनी जो डेस्टिनी है, अपनी जो किस्मत है, उसकी रचयिता बन पाई। आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हो सकता है कुछ स्टूडेंट सोचे कि क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है, उसको क्यों एक्सप्लेन किया जा रहा है इतना ज़्यादा। इसलिए एक्सप्लेन किया जा रहा है क्योंकि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीक़ों से स्टूडेंट्स पूछा जाता है, राइट। अगर हम उसका कोर समझ लेंगे ना, भाव समझ लेंगे, उसका फुल मीनिंग क्या है, एक बार हमें अगर ये समझ में आ गया ना, तो उसको एक्सप्लेन करना हमारे बाएं हाथ का खेल हो जाता है। इट बिकम्स अ पीस ऑफ केक फॉर अस, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हमें ये समझने की ज़रूरत है। और इसीलिए अगर इस तरीके के कोई दूसरे क्वेश्चंस भी आ गए तो हमें वो भी बहुत इजीली समझ में आ जाते हैं, राइट। चलिए अब देख लेते हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से होगा। Born to conservative parents in a patriarchal, gender-biased and rigidly conventional society, Santosh did not want to let norms dictate her life. अब ये जो पहली ही जो सेंटेंस है ना, पहला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से देख लें, समझ लें और याद भी कर लें, ठीक है। क्या सेंटेंस है ये? कंजर्वेटिव पेरेंट्स का क्या मतलब होता है? कंजर्वेटिव पेरेंट्स का मतलब, कंजर्वेटिव शब्द का मतलब होता है कि पुरानी सोच रखने वाले और बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशंस को मानने वाले, यानी बदलाव को बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है। डर लगता है या इतना ज़्यादा दिमाग में स्ट्रांगली पुरानी बातें इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली बैठी हुई हैं कि वो नई बातों को एक्सेप्ट करना हिम्मत नहीं हो पाती कि नई बातें एक्सेप्ट करें। तो इस तरीके के पेरेंट्स से, एकदम कंजर्वेटिव फैमिली से, पेट्रार्कल है। पेट्रार्की का क्या मतलब होता है? पेट्रार्की का मतलब होता है पुरुष प्रधान, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी कैसी है? एक पुरुष प्रधान सोसाइटी है, यानी यहाँ पर पुरुषों का जो ओहदा है वो नारियों से, महिलाओं से काफ़ी ऊपर माना जाता है, ठीक है। अब होता है नहीं होता ये तो विवाद ही अलग है, लेकिन माना जाता है। तो जिस समाज में पुरुष को नारी से ऊपर माना जाए उसे ही कहते हैं पेट्रार्कल सोसाइटी। तो जिस फैमिली से वो हैं वहाँ पुरुषों को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये किससे भी पता चलता है? इस चैप्टर को पढ़ें तो इसमें लिखा है कि जब बेटा पैदा होता है तो बहुत ज़्यादा हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट। तो वो सेलिब्रेशंस के थ्रू हमें ये समझ में आता है कि किस तरीके से वो सेलिब्रेशन हमें बताता है कि किस तरीके से ये एक पेट्रार्कल फैमिली से आती हैं। उसके अलावा जेंडर बाइस्ड का मतलब भी यही होता है कि बेटा हुआ तब तो हम कर रहे हैं बहुत सारा सेलिब्रेशंस, और बेटी हो रही है तो हाँ कोई बदलाव ही नहीं है कि हाँ ठीक है बेटी हो गई, ठीक है, जैसे रूटीन में लाइफ चल रही है, ना कोई फंक्शन, ना कोई इवेंट, ना कोई खुशहाली, कुछ भी नहीं। एंड रिजिडली कन्वेंशनल सोसाइटी। रिजिडली का मतलब क्या होता है? रिजिड का मतलब एकदम होता है कठोर, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होना, कठोर, एकदम पक्कम पक्की, ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी जो बहुत ही कन्वेंशनल है, बहुत ही पुरानी और पिछड़े विचार की है। सिर्फ पुराना होना ही नहीं, पिछड़े विचारों का, जो आज के समय में जो लागू ही नहीं होने चाहिए, इस तरीके के विचारधाराओं का। अब आप देखिए एक सेंटेंस में देखिए कितनी सारी बातें आ गई हैं जो अपने आप में काफ़ी हैं संतोष यादव को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। माँ बाप पुरानी सोच के हैं, जो जिस समाज से आ रही है वो भी बहुत पुराने विचारधाराओं का है, जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं देता है, बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देता है इनमें। इनफैक्ट पेट्रार्की है जो कि एक पुरुष प्रधान समाज है, और जेंडर बायस्ड है कि जहाँ पर लड़कों को तवज्जो दी जाती है, लड़कियों के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे पूरे बैकग्राउंड से आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संतोष ने शी डिड नॉट वॉन्ट टू लेट नॉर्म्स डिक्टेट हर लाइफ। इतना सब होने के बावजूद भी संतोष ने जो भी नॉर्म्स है ना, नॉर्म्स का मतलब एक तरीके से आप मान सकते हैं रूल्स और रेगुलेशंस, जो नियम कायदे हैं जो इस समाज ने बनाए हैं, वही समाज जिसकी बात हुई है अभी अभी, तो ये नियम कायदे जो बनाए हैं समाज ने, संतोष को बिल्कुल भी मंजूर नहीं कि सोसाइटी के बनाए हुए ये नियम कायदे उनके जीवन को डिक्टेट करें। डिक्टेट करने का मतलब क्या होता है? एक दिशा दे, या जैसे डिक्टेशन होता है ना क्लास के अंदर, तो वैसे ही डिक्टेट यानी एक दिशा दे। तो उन्हें बिल्कुल संतोष यादव को बिल्कुल भी ये बात मंजूर नहीं थी कि मेरे जीवन में किस तरीके से जीऊँगी, किस तरीके से उसे आगे बढ़ाऊँगी, मुझे मेरे जीवन में क्या चाहिए, उसके फैसले मैं खुद लूँगी। मुझे मंजूर नहीं कि वो फैसले समाज की पुरानी पिछड़ी हुई प्रथाएं वो फैसला लें। तो ये है संतोष यादव का कहना। तो ये जो, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, बहुत ही
अच्छा भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है आपके आंसर के लिए, ठीक है। She never wanted to adhere to the irrational, hackneyed customs and wanted to live life on her own terms. In fact, she believed that if she chose a correct and a rational path, others would have to change and align themselves to her choices. और यहाँ पर वो यही कह रही हैं कि वो अपना जीवन अपने शर्तों पर जीना चाहती थी, ना कि इलॉजिकल चीज़ों से। अडेयर का मतलब है उनसे जुड़े रहना, या इरेशनल और हैकनेड कस्टम्स, इन दोनों ही बातों का मतलब है कि जिसका कोई अर्थ ना हो, आधारहीन और बेबुनियाद बातें। तो बेबुनियाद और आधारहीन कस्टम्स से जुड़े रहकर वो अपना जीवन नहीं जीना चाहती थी, वो उन पर निर्भर रहकर, अधेर का मतलब कहीं ना कहीं होता है निर्भर होना, तो अपना जीवन ये बेबुनियाद चीज़ों पर, ये बेबुनियाद ट्रेडिशंस पर वो निर्भर नहीं ना करके और अपनी शर्तों पे अपना जीवन जीना चाहती थी। In fact, she believed that if she chose a correct and rational path, ये फिर वही बात आ गई है कि इनको ये यकीन था और ये पता था कि अगर वो एक सही और मीनिंगफुल रास्ता चूज़ करती हैं, चुनती हैं, तो फिर उनके आसपास के जो लोग हैं ना, जो गलत विचारधारा रखते हैं, वो गलत विचारधारा को लोग चेंज करेंगे और सही बनेंगे, ना कि मुझे संतोष यादव को अपनी सही विचारधारा चेंज करके गलत रास्ता अपनाना है, ठीक है। तो ये है इस पूरी बात का अर्थ, होपफुली आपको अच्छे से क्लियर है। Averse to gender discrimination, she resisted the pressure to get married at the young age of 16. She declared that she would not marry at all if denied proper education. वहाँ पर gender discrimination भी था, यानी लड़के और लड़की में भेदभाव करना, तो ये भेदभाव भी था, लेकिन फिर भी उसने वो प्रेशर भी झेल। शी रेजिस्टेड द प्रेशर टू गेट मैरिड एट द यंग एज ऑफ 16। एवर्स टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि जेंडर बाइस्ड के पलट जब उन पर शादी का दबाव डाला गया, तो उसने उस जो दबाव है उसे भी झेल लिया, कहीं ना कहीं झेल लिया का मतलब ये है कि उस दबाव का अपने ऊपर कोई असर ना आने दिया, बल्कि रेजिस्ट कर दिया, एकदम अपने से दूर हटा दिया उस दबाव को, और डिसीजन ले लिया कि मैं पहले अपनी एजुकेशन पूरी करूँगी, अगर आप मेरे को मेरी एजुकेशन पूरी नहीं करने दोगे तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। तो इस तरीके से उन्होंने इस प्रेशर को भी रेजिस्ट किया, कह सकते हैं सामना किया। मतलब वो यहाँ पर झुकी नहीं, यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कि हाँ ठीक है अब तो मुझे मैं मजबूर हो ही गई हूँ, अब तो जैसा कहेंगे वैसा मुझे करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं, उन्होंने अपनी चॉइस बनाई भी और उसे फॉलो भी किया, ठीक है। Defying tradition, she enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her schooling, she informed them that she would work part-time to manage her school fees. Realizing their daughter's determination, they had to submit. अब इसका मतलब ये है कि उन्होंने सारी प्रथाओं को एकदम रिजेक्ट ही कर दिया, कहीं ना कहीं डिफाई करने का मतलब वही है कि स्वीकार ना करना, और अपने आप को दिल्ली के एक स्कूल में एनरोल करवा लिया, वहाँ एडमिशन ले लिया, और फिर उनके पेरेंट्स ने जब स्कूल फ़ीस के लिए मना कर दिया तो बता दिया उन्होंने कि मैं पार्ट टाइम काम करके स्कूल की फ़ीस का मैनेज कर लूँगी और अपने बाकी खर्चे भी निकाल लूँगी। और फिर जब ये एहसास हुआ संतोष यादव के पेरेंट्स को कि उनकी जो बेटी है वो डिटरमिन्ड है, यानी वो निश्चय कर चुकी है कि वो तो स्कूल जाएगी और अपनी एजुकेशन पूरी करेगी, तो उन्हें हारना पड़ा उनकी ज़िद के आगे, और फिर वो भी मान गए। उन्होंने भी फिर समर्पण कर दिया, एक तरीके से सबमिट कर दिया, समर्पण कर दिया कि हाँ ठीक है, तुम जीती, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, हम फीस पे कर देंगे, ठीक है। तो एक सही ज़िद थी लेकिन सही थी, सही रास्ता था कि पढ़ाई कंप्लीट करनी है, गलत नहीं था। और फिर उन्होंने जैसे समझ में आया उन्हें अपनी उम्र के अनुसार, उस तरीके से अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर ही लिया। आई होप स्टूडेंट्स अच्छे से ये आंसर क्लियर है। और इस तरीके से देखिए यहाँ डेस्टिनी उन्होंने कैसे बनाई अपनी, कि यहाँ अगर वो इस दबाव में आ जाती कि शादी हो जाती, तो अगर शादी हो जाती तो क्या होता फिर। आज संतोष यादव ने जो देश का नाम रोशन किया है, देश को इतना गर्व का एक मौका भी दिया है ना, और खुद ने अपने लिए पद्मश्री जीता है, वो सब कुछ नहीं हो पाता। ये वो पल है और ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी इंसान का सपना, अगर वो ना सोचे ना, तब भी अगर उसे मिले तो वो सपना बन जाती हैं वो चीज़ें, कि हाँ कौन ये गर्व महसूस नहीं करना चाहता कि उसने खुद का नाम, माँ बाप का नाम, अपनी जगह का और अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आप बताइए कौन ये नहीं चाहेगा, कौन ये नहीं स्वीकार करेगा। तो ये डेस्टिनी है। अगर यहाँ पर वो हथियार डाल देती
जब शादी का प्रेशर उन पर आया, यहाँ हथियार डाल देती और अगर फिर यहाँ हथियार डाल देती कि अब तो मम्मी पापा ने मना कर दिया कि वो मुझे पैसे ही नहीं देंगे स्कूल फीस के लिए, यानी कई जगह उनके सामने इस तरीके की चुनौतियाँ आई कि अब अगर वो वहाँ हथियार डाल देती तो जिस मुकाम पर आज है वहाँ नहीं हो पाती, कभी नहीं हो पाती। तो समय समय पर जो है जीवन ने उनकी टेस्ट लिए, डेस्टिनी ने उनके टेस्ट लिए, एग्ज़ाम्स लिए और अच्छी खासी कठोर परीक्षाएं ली हैं और सभी में वो उत्तीर्ण हुई, यानी सब में वो पास हुई एकदम डिस्टिंक्शन से, और इसीलिए आज वो वहाँ पहुँची जहाँ और कोई महिला कभी नहीं पहुँची। मतलब बहुत उन्होंने नाम, हाँ अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं ने और भारतीय महिलाओं ने तो बहुत नाम रोशन किया है भारत देश का, है ना, लेकिन वो तभी ऐसा कर पाई जब उन्होंने उन चुनौतियों का सामना किया जो उनके सामने आती चली गई, हथियार नहीं डाले। तो स्टूडेंट्स, आपको भी मेरी यही एडवाइस है, यही लेसन है कि आपके सामने भी जो चुनौतियाँ आते जाए ना, उन्हें फेस कीजिए, उनसे थक हार के मत बैठिए कि अरे ये फिर से प्रॉब्लम आ गई है। नहीं, हार नहीं माननी है, उनको फेस करना है चैलेंजेस को और फिर आगे बढ़ना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे आगे के एक्सप्लेनेशन पे, जो कि है टेकिंग अप माउंटेनियरिंग एज अ करियर वाज आल्सो एन इंडिपेंडेंट डिसीजन. However, she tried her best not to hurt her parents and wrote a letter of apology to her father for not having sought his permission before joining the Nehru Institute of Mountaineering at Uttarkashi. Thus, in spite of all the odds, Santosh chose for herself a path which was absolutely unthinkable and unheard of for girls in orthodox society. ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी वही सोसाइटी होती है जिसमें थोड़ी सी पिछड़ी विचारधारा के लोग होते हैं, ठीक है, या हमें कहना चाहिए रूढ़िवाद. शी thus managed to carve her own destiny. इसमें ये पूरा वही एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि उन्होंने पहले स्कूल के अंदर भी एडमिशन ले ही लिया था, उसके बाद शादी के दबाव में भी वो नहीं आई, और स्कूल में जो एडमिशन लिया और फीस नहीं देने पर के उसके दबाव में भी नहीं आई, और फिर ग्रेजुएशन के दौरान माउंटेनियरिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट में, कौन से, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो कि उत्तरकाशी का एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर उन्होंने एनरोलमेंट करवा लिया. किसी को बताया नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बताया तो मना हो जाएगी. क्यों मना हो जाएगी? क्योंकि ये एक ऐसा काम था जो कि अनथिंकेबल, मतलब जिसके बारे में ना कोई सोच सकता है, ना किसी ने सुना है. मतलब लोग जानते भी नहीं थे कि माउंटेनियरिंग भी कोई प्रोफेशन भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है. कहाँ नहीं जानते थे, कौन से लोग हैं ये जो कभी सोच भी नहीं सकते थे और कभी उन्होंने इस काम के बारे में सुना भी नहीं है. एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, मतलब ये किसकी सोसाइटी है? ये वो सोसाइटी है जहाँ से संतोष यादव आती हैं. यानी संतोष यादव जिस जगह से आती हैं उस क्षेत्र के लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि माउंटेनियरिंग नाम का भी कोई प्रोफेशन होता है, ये भी एक करियर है, कि पहाड़ चढ़ना ये क्या करियर हुआ. और कभी ये नहीं सोच सकते थे कि एक लड़की, एक महिला, वो भी हमारे ही गांव से एक महिला निकलेगी और ये काम करेगी. तो जो अनइमेजिनेबल थॉट था, ये सोच भी नहीं सकता था कोई, ऐसा काम के लिए कोई क्या ही हाँ भरेगा. तो कोई हामी नहीं भरेगा, इसीलिए उन्होंने ये चीज़ किसी से, अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स से शेयर ही नहीं की, और इसीलिए उन्होंने एक लेटर लिखा अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को, और वहाँ पे उनसे क्षमा मांगी कि मैंने ऐसे एनरोलमेंट करवा दिया है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट चाहिए, एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं ऐसा कर चुकी हूँ. और इसी तरह शी मैनेज्ड टू कार्व हर ओन डेस्टिनी. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स पूरे, आप देखिए कितने चुनौतियाँ आई उनके सामने, कितने स्ट्रगल उन्होंने किया, लेकिन हर स्ट्रगल में हर बार वो जीती ही हैं. ठीक है, ये है हमारा अगला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और ये है लास्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन. और इसमें क्या है स्टूडेंट्स? संतोष डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे, सेज द ऑथर. हाउ डिड संतोष रिबेल बट क्वाइटली. यहाँ पर है कि अभी तक तो बताया कि उन्होंने चुनौतियों से लड़ी, वो इस तरीके से उन्होंने हर स्ट्रगल का सामना किया, है ना. अब वो सामना किया, लेकिन वो तरीका भी तो होना चाहिए ना. देखिए, स्ट्रगल्स तो आती हैं लाइफ में, ठीक है, ये तो कॉमन है सबके लिए. जो व्यक्ति उन स्ट्रगल्स से लड़ लेता है, उन्हें फेस कर लेता है, वो अपने मुकाम तक पहुंच जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है. लेकिन सिर्फ लड़ना काफ़ी नहीं, हमें एक सही तरीका भी आना चाहिए. ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़ा करके लड़ना नहीं होता हमेशा. हर लड़ाई हथियारों से नहीं जीती जाती, कई बार बातों से जीती जाती है, कई बार समझा बुझा के जीती जाती है, कई बार डांट कर भी, और कई बार डांट खा कर भी.
तो अलग अलग तरीक़ों से एक फ़ाइट को जीता जाता है। तो इनका संतोष यादव का वो कौन सा तरीका था? तो इनका तरीका था क्वाइट वे, यानी शांति प्रिय तरीका इनका था। तो इन्होंने क्या किया? संतोष वॉज अ वेरी रैशनल, प्रोग्रेसिव एंड सेंसिबल गर्ल। इसका क्या मतलब है कि वो बहुत ही रैशनल का बेसिकली मतलब जैसे मैंने आपको बताया लॉजिकल होता है, हम ये भी कह सकते हैं एकदम सुलझा हुआ कि नीट एंड क्लियर, पता है क्या करना है, लॉजिकल बात करनी है, टू द पॉइंट बात करनी है, इधर उधर की उलझाना नहीं है बातों में। तो बहुत ही रैशनल थी, प्रोग्रेसिव ख्यालात की थी। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है आगे बढ़ने के या वो नए विचारधाराओं की, मतलब आगे बढ़ने का उनमें एक जज्बा था कि हमेशा पुरानी चीज़ों में उलझे रहो, नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। एंड सेंसिबल गर्ल, समझदार लड़की थी। हु विश्ड टू शेप हर लाइफ हर सेल्फ, जो चाहती थी कि वो अपनी जीवन को अपने हिसाब से वो जिएं और वो तय करें कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है। Though it was not easy for a girl to fight the rigid system of those times, Santosh was confident that if she chose a correct and rational path, she would be able to change things around her. देखिए ये कॉमन पॉइंट है जो हर आंसर में अभी तक आया है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है ये? यही कि उन्होंने ना एक तो वो समय की बात जब संतोष यादव का जन्म वहाँ हुआ था, एक तो ये पुराने समय की बात है, अभी करंट डेज की बात नहीं है जहाँ चीज़ें पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हो गई हैं। इस समय और भी ज़्यादा मुश्किल था, जब भी संतोष यादव के बचपन की बात हो रही है, इस समय और भी ज़्यादा मुश्किल था। इसके अलावा और भी ज़्यादा समाज से लड़ने में समस्याएं होती थी, बिल्कुल भी वो सरल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझाया गया है कि तब संतोष यादव को उस समय कॉन्फिडेंस था कि वो अपनी अगर सही रास्ता चुनेंगी और अगर लॉजिकल बात कहेंगी या करेंगी तो उनके आसपास वालों को बदलना पड़ेगा, ना कि उन्हें बदलने की ज़रूरत है। She waited patiently for the right moment to take up the issues with the orthodox, irrational and hackneyed traditions that obstructed her aspirations and her goals. और इसका यही मतलब है कि इन्होंने पूरे सब्र के साथ, पेशेंटली का मतलब क्या होता है? पूरे सब्र और धीरज के साथ उन्होंने इंतज़ार किया। किस चीज़ का? सही समय का इंतज़ार किया। जब किस समय का मतलब सही समय, किस चीज़ के लिए इंतज़ार किया था उन्होंने? ताकि वो ये जो रूढ़िवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकें। अब यहाँ रूढ़िवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने का मतलब लड़ाई झगड़े से कतई नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ इसका मतलब है अब ये समय आ गया था जब वो एक ऐसा फैसला लेती जो उनके पूरे जीवन के लिए एक कहना चाहिए कि मील का पत्थर साबित हो कहीं ना कहीं। किस तरह से? कि वो पूरी लाइफ ही उनकी चेंज हो जाए वहाँ पर। अगर यहाँ पे वो आवाज़ नहीं उठाती, जो भी रीति रिवाज चले हैं उनके खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाती तो क्या होता? उनकी शादी करवा दी जाती। तो फिर वो जो करना चाहती थी, जैसे इस समय तो पढ़ना ही चाहती थी कि अपनी पढ़ाई मैं पूरी कंप्लीट कर लूँ पहले, वो ये जो करना चाहती थी वो नहीं ही कर पाती, है ना। तो यही यहाँ पर हुआ कि वो सही समय का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो वक्त आने पे और मौका आने पे एक सही डिसीजन ले। और ये जो पिछड़ी सोच, जो बेमतलब के बुनियादहीन ट्रेडिशंस जो हैं, जिसने उनके जीवन को आगे बढ़ने से रोक रखा है, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकें। तो स्टूडेंट्स ये जो सभी जो वर्ड्स हैं ना, स्पेशली आप वर्ड्स देख लीजिए, सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके मतलब पूरी जो कीवर्ड्स और की पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ ये उनमें से ही हैं कि ये वर्ड्स आपके पूरे आंसर को एक्सप्लेन करने में सपोर्ट करेंगे। For example, she opposed her parents' decision to marry her off at the early age of 16 and got herself enrolled in a school in Delhi. And when her parents refused to pay for her education in the city, she told them politely that she would earn money for her fees by working part time. अब यहाँ पर इस तरीके का ये जो आवाज़ उठाने वाला जो मैंने आपको पिछली ही स्लाइड में बताया कि आवाज़ किस तरीके से उठाई जाती है किस तरीके से खिलाफत एक की जाती है, वो इस तरीके से की गई कि सबसे पहले जब उन पर शादी का दबाव पड़ने लगा तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस दबाव में ना आके अपना दाखिला करा लिया दिल्ली की एक स्कूल में और वो वहाँ चली गई और वहाँ उन्होंने अपनी फ़ीस का भी इंतज़ाम कर रखा था, क्योंकि उन्हें पता था उनके पेरेंट्स ज़रूर कहेंगे कि हम तुम्हारी फ़ीस नहीं पे करने वाले। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि मैंने पार्ट टाइम का काम ढूंढ रखा है और मैं उससे कमा के और अपने खर्चे पूरे निकाल लूँगी, चिंता का विषय नहीं। तो ये एक उनका तरीका था। तो यहाँ उन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, एक फ़ैसला ले लिया और वो काम बस करने लग गई।
और फुल प्रूफ काम था उनका, यानी पार्ट टाइम वर्क भी उन्होंने देख रखा था। आगे शी क्वाइटली मेड इट क्लियर दैट शी वॉज डिटरमिन्ड टू ओवरकम ऑल ऑब्स्टिकल्स। फाइनली हर पेरेंट्स हैड टू सरेंडर। हर डिसीजन टू टेक अप माउंटेनियरिंग एज अ करियर वॉज ऑल्सो हैंडल्ड वेरी बोल्डली एंड फियरलेसली बाय हर। यानी इसके बाद भी उन्होंने जो काम किया वो भी उन्होंने एकदम बिना घबराए और बिना डरे वो काम किया। यानी उन्होंने जो सोच रखा था उसी हिसाब से उन्होंने काम किया, यानी डरी नहीं और डगमगाई नहीं। जो उन्होंने करना था सीधा सिंपल सोच समझ के उन्होंने, ऐसा भी नहीं कि बिना सोचे समझे उन्होंने जो भी करना था करती रही, ऐसा नहीं, सोच समझ के सही डिसीजंस उन्होंने लिए और फिर उसी हिसाब से उन्होंने काम किया कि मुझे जो करना है वो तो मैं करूँगी ही ना, मुझे कैसे रोक टोक, मैं किसी के भी बहकावे में या किसी के भी दबाव में नहीं आऊँगी। और इसी तरह से उन्होंने स्कूल में चली गई और फिर बाद में माउंटेनियरिंग के लिए नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एट उत्तरकाशी, ये भी उन्होंने अपना दाखिला वहाँ करा लिया। She took admission in Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering without seeking the permission of her parents. बिना उनकी जानकारी के एडमिशन करा लिया and her parents had no choice but to accept her decision. अब उनके पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था इस बजाय इसके कि वो एक्सेप्ट कर लें इस चीज़ को। And her parents had no choice but to accept her decision and thus संतोष rebelled against the orthodox conservative system in a quiet but sure way. मतलब शांति प्रिय लेकिन एकदम 100% गारंटीड जो तरीका था कि हाँ ये मैं तरीका अपनाऊंगी तो मुझे ज़रूर से ज़रूर इसके अंदर सक्सेस मिलेगी, वो तरीके से इन्होंने काम किया, आगे बढ़ी, अपने परिवार को भी अपने मन मुताबिक कर लिया, अपने हिसाब से उन्हें भी कन्विंस कर लिया अलग अलग तरीक़ों से जो भी उन्हें समझ में आ रहा था उस टाइम पे, लेकिन शांति प्रिय तरीके से, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा उन्होंने नहीं किया। और मैं बार बार आपको यही बता रही हूँ कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं करा, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार लोगों को ये लगता है कि इसके लिए हम सामने वाले पर अगर गुर्राएंगे या सामने वाले से लड़ लेंगे तो वो व्यक्ति हमारी बात मान ही लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, हर लड़ाई को लड़ने का, जीतने का एक तरीका होता है, एक कुंजी होती है हर ताले की। तो हर लड़ाई की भी एक अलग तरीका होता है उसको लड़ने का, कभी शांति से, कभी गुस्से में, और कभी समझकर और कभी समझाकर, है ना। तो यही तरीका होता है स्टूडेंट्स। ये जो आंसर्स यहाँ पर हैं इनको सिर्फ याद नहीं करना है, समझना है और अपनी लाइफ में भी उन्हें अप्लाई करना है ताकि आप भी एक बेहतर इंसान बन सके, आप भी समस्याओं से लड़ सकें और आगे बढ़ सकें। और स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो है यहाँ पर एंड होता है। होपफुली सभी के सभी क्वेश्चंस, उनके आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कन्फ्यूजन होने पे, डाउट होने पे आप हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अब आखिर में मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी टॉप क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आपके लिए क्या लेकर आता है। ये देखिए इतने सारे टॉप कोर्सेज जो कि हैं CBSE बोर्ड, इसके अलावा स्टेट बोर्ड जैसे UP, MP, बिहार बोर्ड, और NTSC, CUET, ओलंपियाड और स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। क्लास 7 से लेकर 12th तक के लिए सभी कोर्सेज जो हैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स। द बेस्ट पार्ट इज़ ये आपके लिए अवेलेबल है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। तो ये भी बहुत ही एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, इसका फ़ायदा उठाइए। अगर आपको ई-नोट्स या ई-बुक्स चाहिए तो उनके लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उनसे सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी उन लिंक्स के थ्रू। इसके अलावा आपको www.magnetbrains.com पर भी सभी के सभी वीडियोस जो हैं मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे, जहाँ पे आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं ईजीली मिल जाएंगी। अब ये जो वीडियो है आपको इसे लाइक तो डेफिनेटली करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स शेयर भी करना है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और स्टूडेंट्स अपनी तैयारी मेरे साथ एकदम पक्की रखिए। ये इस तरीके के जो चैप्टर्स हैं इनसे जो आपको एक मैसेज मिलता है, लेसन मिलता है, उसे समझिए, अपनी लाइफ में भी अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, एक बेहतर और सफल इंसान बनिए। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।